बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ उर्दू के एक अहम लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा सवाल है सबकी इक्तबास की तशरीह। ये सवाल दोनों क्लासों के लिए यानी साल अव्वल और साल दो दोनों क्लासों में आता है। सवाल नंबर 3 है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। 15 नंबर का सवाल बिल्कुल एक ही तरीके का है साल अव्वल और साल दो के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में नंबरों की तकसीम किस तरह से होगी। आपको सवाल इस तरह से लिखाएगा 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10 मसावी 15। पहले 2 नंबर हवाले वजन के होते हैं, 3 नंबर सियाको सबाब के, जबकि 10 नंबर तशरीह के होते हैं। इस तरह मिलकर ये 15 नंबर का सवाल बनता है जो बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आमतौर पर तुलबा तालिबात सही तौर पर इसको हिस्सों की तकसीम नहीं कर पाते, तो आइए तफसील से देखते हैं कि ये आपको सवाल किस तरह से करना होगा। सबसे पहले आप बोर्ड पैटर्न में किसी भी सवाल में सवाल नंबर लिखिए, दरम्यान में कर सेंट्रलाइज, और सवाल नंबर वही लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर पर दिया गया है। यानी क्वेश्चन पेपर पर पैराग्राफ की तशरीह सवाल नंबर 3 है और आप सबसे पहले कर रहे हैं, तो आप इसको सवाल नंबर 1 नहीं लिखेंगे बल्कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 3 ही लिखेंगे। बेहतर है दायमा एक छोटी सी लाइन लगा दें ताकि अंदाजा हो कि नया सवाल शुरू हो गया है। वैसे ज्यादा बेहतर तो यही है कि नया सवाल नए सफे से ही शुरू। इसके बाद अब देखिए मैंने नंबरिंग की हुई है। दूसरी लाइन में आप मुख्तसर सवाल लिखें। पहली लाइन में सवाल नंबर, दूसरी लाइन में मुख्तसर सवाल। पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। वहां लिखा होगा दिए गए 2 सबकी इक्तबासात में से किसी एक सबकी इक्तबास की तशरीह सियाको सबाब के हवाले से करें, नीज मुसन्नफ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर करें। तो देखिए खासा लंबा सवाल है, मगर आप इसको मुख्तसर से लिखेंगे। सवाल नंबर 3 सबकी इक्तबास की तशरीह। तीसरी लाइन में आइए, आपको बोर्ड पैटर्न में 2 पैराग्राफ दिए गए होंगे, आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। तो आप वाज़ेह तौर पर लिखेंगे कि आप किस पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं, पैराग्राफ अलिफ की या पैराग्राफ बे की। उसको वजाहत से लिखेंगे अलिफ या बे। इसके बाद उसी लाइन में ही दिए गए पैराग्राफ के पहले 2-3 अल्फाज और फिर लाइन्स लगाकर आखिरी 1-2 अल्फाज लिख देंगे। यानी ये वजाहत से लिखेंगे कि पैराग्राफ कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ। तो ये तो हुआ सवाल जो 3 हिस्सों पे 3 लाइनों पे मुश्तमिल हुआ। सवाल नंबर, सवाल और पैराग्राफ से। ये देखिए रेड में मैंने लाइन्स लगाई हुई है, आपको पता होना चाहिए किस लाइन पर आपने क्या लिखा है। नेक्स्ट आप देखिए ग्रीन लाइन, इसका मतलब है ये आपने लाइन खाली छोड़ देंगे। लिख दिया मैंने खाली सवाल, एक लाइन खाली छोड़ देंगे इस वजाहत के लिए कि सवाल खत्म हुआ और जवाब शुरू हुआ। सवाल और जवाब के दरमियान में एक लाइन खाली छोड़ दें। सवाल के बाद जवाब की तरफ आएंगे तो पहले 2 नंबर हवाले मतन के होंगे, आप हेडिंग देंगे, हवाले मतन एक लाइन छोड़कर। इसके बाद देखिए सब हेडिंग्स, जहां हेडिंग्स खत्म होती है उससे नीचे नहीं बल्कि जहां हेडिंग खत्म हो उससे आगे सब हेडिंग देंगे। मुसन्नफ का नाम सबसे पहले लिखेंगे और अगर खातून है तो मुसन्नफा का नाम पहली लाइन में। अगली लाइन में सबक का उन्वान तहरीर करेंगे। इन 2 के बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2 नंबर हुआ करते हैं, 1 नंबर मुसन्नफ का नाम, 1 नंबर सबक का नाम। इसके बाद 2 चीजें और लिखी मैंने, माखिज यानी सोर्स बुक। हर सबक के आखिर में दिया गया होता है कि ये सबक कहां से दिया गया। सिन्फ अदब यानी ये सबक नावल है, अफसाना है, कहानी है, सफरनामा है या मजमून है, ये तहरीर करेंगे आप। लेकिन आप देखिए इन 2 के नंबरात नहीं है, नंबर सिर्फ मुसन्नफ के नाम और सबक उन्वान के ही है। माखिज और सिन्फ अदब के नंबर नहीं होते। अगर आपको बिल्कुल सही तरह से मालूम है तो माखिज और सिन्फ अदब तहरीर के, वरना इसको तहरीर ना करें।
क्योंकि इसके कोई नंबर नहीं है, हाँ लिखने से अच्छा तासुर जरूर। दूसरा देखिए, ये 4 सतूर हवाले मतन से हुई, उसके बाद फिर आप खाली लाइन छोड़ देंगे क्योंकि अब सवाल के अगले हिस्से की तरफ है। पहला हिस्सा सवाल, दूसरा हिस्सा हवाले मतन, लाइन छोड़कर तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ पहले सफे के सियाक और सवाल। अब देखिए मैंने नंबरिंग की, यहां तक 10 लाइनें मुकम्मल हो गई। सियाक और सबाक 11वीं सफे से शुरू हो रहा है। आमतौर पर एक सफे पर 20 या 22 सफे होती हैं, तो अब देखिए बाकी 10 या 12 सफे बचेंगी जिस पे सियाक और सबाक होगा। दोबारा समझ लीजिए, पहले सफे पर सवाल और हवाला मतन के बाद जो बाकी 10-12 सतूर होंगी उन पर आप सियाक और सबाक तहरीर करेंगे। सियाक और सबाक के 3 नंबर होते हैं। सियाक और सबाक से मुराद ये होता है कि दिए गए पैराग्राफ से पहले क्या बात हो रही थी और दिए गए पैराग्राफ के बाद में क्या बात हो रही थी, इसको हम सियाक और सबाक कहते हैं। जरा गौर कीजिए, सियाक और सबाक में 2 बातें, सियाक और सबाक, जबकि नंबर 3 है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए तो बेहतर है कि क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप वाज़िया तौर पर 3 अलग अलग पैराग्राफ, हेडिंग तो एक ही रहेगी सियाक और सबाक, पैराग्राफ अलग अलग बना दें। पहले पैराग्राफ के शुरू में लिखें कि दिए गए इक्तबास से पहले बयान किया गया है। दूसरा पैराग्राफ यूं शुरू करें कि दिए गए इक्तबास के बाद में बयान किया गया है। और आखिरी एक पैराग्राफ अपनी तरफ से बना ले जो सबक का मरकजी क्या। इस तरह से सियाक और सबाक में आप मुकम्मल सबक का अहाता कर पाएंगे। आमतौर पर बच्चे सवाल करते हैं कि 10-12 सतूर में पूरा सबक किस तरह से आ सकता है, तो आपको बड़ी इसकी आसान से मिसाल दो। इंडियन ड्रामे शैतान की आंख की तरह लंबे 100, 150, 200 एपिसोड, लेकिन वो शुरू में 1-2 मिनट का रिकैप दिखाते हैं और आप रिकैप देखने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि अगर आपने पहले से ड्रामा ना भी देखा हो तो आपको ड्रामा समझ आने लग जाता है। दरअसल रिकैप में ड्रामा नहीं होता, किरदारों का बुनियादी तारुफ कराया जाता है, कहानी का बुनियादी तारुफ होता है। बिल्कुल इसी तरह सियाक और सबाक में पूरे सबक का खुलासा नहीं होता, बल्कि सिर्फ दिए गए पैराग्राफ को माकबल और माबाद से इस तरह मजबूत करना होता है कि तमाम सबक का एक अजमाली जायजा आपके सामने आ जाए। तो इस तरह देखिए, पहला सफर मुकम्मल हुआ जिसमें सवाल, हवाले मतन और सियाक और सबाक। ये पहला सफा 5 नंबर का होता है, 2 नंबर का हवाला मतन और 3 नंबर का सियाक और सबाक। इसके बाद बढ़ते हैं, पहले सफे के बाद सबकी इक्तबास की तशरीह 2 से 3 सफात पर मुश्तमिल। इसके अलावा एक सफा तो सियाक और सबाक का हो गया, तशरीह के लिए 2 से 3 सफे, यानी मजमूई तौर पर यह सवाल 3 से 4 सफात पर मुश्तमिल होगा। एक सफे पर हवाले मतन और सियाक और सबाक, और उसके अलावा 2 से 3 सफात पर पैराग्राफ की तशरीह। जिस तरह बनाया, ये एक सफा हो गया, 2 से 3 सफे आप आगे इस तरह से बनाएंगे। कुछ अहम बातें मजीद समझ लीजिए। इक्तबास की तशरीह में आपके सामने लिखा हुआ है अहम हदायत। सियाक और सबाक जिस तरह भी आपको बताया उसके लिए 10-12 सतूर काफी, यानी हवाले मतन के बाद जो सफा बचा वो सियाक और सबाक के लिए होगा। सियाक और सबाक को आपने 3 पैराग्राफ में तकसीम करना है, एक पैराग्राफ सियाक, दूसरा पैराग्राफ सबाक, जबकि तीसरा पैराग्राफ मरकजी ख्याल के हवाले से होगा। पहले पैराग्राफ को माकबल, दूसरे पैराग्राफ को माबाद सबक से मजबूत करेंगे, तीसरे में मरकजी ख्याल होगा। एक अहम तरीन बात जो बोर्ड में लाजमन देखी जाती है, जिसको आप मार्कर से नुमाया करेंगे, आप ये जरूर बताएंगे कि दिया गया पैराग्राफ सबक के तकरीबन आगाज से या वस्त से या इख्तिताम से लिया। इसको आप मार्कर से नुमाया करेंगे ताकि मुमतहिन को यह मालूम हो सके कि आपने अंदाजे से तशरीह नहीं की बल्कि आप सबक को जानते। तो ये तो कुछ हदायत थी सियाक और सबाक के हवाले से। अब आते हैं इक्तबास की तशरीह के हवाले से जो 10 नंबर का है। यहां बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिस तरह मैं भी आपको बार बार बता रहा हूं। सियाक और सबाक के 3 नंबर है, इक्तबास की तशरीह के 10 नंबर है। तो सियाक और सबाक आप कम लिखेंगे, इक्तबास की तशरीह ज्यादा लिखेंगे।
सियाक व सबाक 10 से 12 सतूर का होगा, जबकि इक्तबास की तशरीह 2 से 3 सफ़ा। अहम नुकात पूरा देख लीजिए। इक्तबास की तशरीह करते हुए सिर्फ दिए गए इक्तबास तक ही महदूद रहेंगे, बाकी सबक का हवाला नहीं देंगे। अब देखिए, यही बुनियादी फर्क है सियाक व सबाक और तशरीह। सियाक व सबाक में दिए गए पैराग्राफ का जिक्र नहीं करना होता, उससे पहले और बाद के सबक का जिक्र करना होता है। जबकि इक्तबास की तशरीह में बाकी सबक का जिक्र नहीं करना होता, सिर्फ दिए गए इक्तबास की तशरीह ही करनी होती है। तो इक्तबास की तशरीह करते वक्त सिर्फ दिए गए इक्तबास तक महदूद रहें, बाकी सबक का हवाला ना दें। जिस तरह भी आपको बताया, इक्तबास की तशरीह 2 या 3 सिफात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, कम से कम 2 सफ़े, ज्यादा से ज्यादा 3 सफ़े। एक अहम सवाल जो बच्चे बार बार करते हैं कि सबकी इक्तबास की तशरीह में अशार का हवाला दिया जा सकता है, तो ज़हन में रखिए, आमतौर पर मुमतहिन इसको पसंद नहीं करते कि आप सबकी इक्तबास की तशरीह में हवाला दें। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा शेर है जो बराह रास्त दिए गए इक्तबास से ताल्लुक रखता है, तो फिर उसका हवाला जरूर दें, मगर गैर जरूरी तौर पर खाम खा हवाला देने की जरूरत नहीं है। मैं बात को दोबारा दोहरा दूं कि आमतौर पर पैराग्राफ की तशरीह में सब शेरी हवाले को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बेहतर शेरी हवाला है तो फिर उसको जरूर लीजिए। आखिरी 2 अहम नुकात पैराग्राफ के, उसको मार्कर से जरूर नुमाया कीजिए ताकि मुमतहिन को चेक करने में आसानी हो। याद रखिए कि जब आप अहम पैराग्राफ को नुमाया करेंगे तो उसको देखकर मुमतहिन आपको अच्छे नंबर दे देगा, तफसील से ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अहम नुकात को नुमाया नहीं करते, वो पढ़ना शुरू कर देगा, सुर्ख दायरे लगाना शुरू कर देगा, जिसका मंफी असर आपके नंबरों पर पड़ेगा। आखिरी अहम बात, हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ जरूर बनाएं, कम से कम 2 पैराग्राफ, ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ अहम नुकात को मार्कर से नुमाया। तो ये चंद बुनियादी हदायत थी सबकी पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से। एक मरतबा दोबारा देख लीजिए, मैं रिकैप करता हूं अपने लेक्चर को। पहले सफ़े पर आप सवाल लिखेंगे, 1 लाइन छोड़कर हवाले मतन लिखेंगे और 1 लाइन छोड़कर सियाक व सबाक लिखेंगे, जो 10 से 12 सतूर पर मुश्तमिल होगा, यानी 3-4 लाइनों का सियाक, 3-4 लाइनों का सबाक और 1-2 लाइनों का मरकज़ी। इस एक सफ़े के बाद आप सबकी इक्तबास की तशरीह 2 से 3 सफ़े पे करेंगे। सियाक व सबाक में दिए गए पैराग्राफ का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उससे पहले और बाद का जिक्र करेंगे 10-12 सफ़े। मगर पैराग्राफ की तशरीह में सिर्फ दिए गए पैराग्राफ का ही जिक्र करेंगे, बाकी सबक का जिक्र नहीं करेंगे। अब क्योंकि इक्तबास की तशरीह 10 नंबर की है, लिहाजा इसके लिए आप 2 से 3 सफ़ा तहरीर करेंगे। इस तरह से मिलकर ये 3 से 4 सफ़ा का सवाल बनता है। बोर्ड में 15 नंबर का क्वेश्चन होगा और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 1 to 5 के फार्मूले के मुताबिक 1 नंबर के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे, यानी ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको 30 मिनट में तहरीर करना होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पैराग्राफ की तशरीह में किन बातों का ख्याल रखना है। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि नंबरात में बहुत अहम हुआ करती हैं। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाजत दीजिए।